किसानों को गाय पालने में बड़ी सुगमता होगी, उनको गाय पालना निःशुल्क या ऐसा हो जाएगा कि उनको संबल मिलेगा। गाय की जो पीढ़ी आज गौशालाओं में खड़ी है, मेरा स्वप्न है कि आने वाले 4 से 5 सालों के बाद में कोई भी गाय गौशाला में नहीं खड़ी हो। अब हमें चाहिए थी जगह कार्य करने के लिए, जगह ढूंढ रहे थे और यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई। हमने कुछ पुरानी गायें ढूंढी, उन गायों की जिनकी नस्ल कहीं कहीं अभी बची हुई थी, जर्सी एचएफ का मिक्स हो गया और या नस्लें किसी न किसी कारण से बिगड़ गई, इन ब्रीडिंग के कारण भी। तो हमने उन गायों को अपने आश्रम में लाए। फिर हमने कुछ अच्छे नंदी जैसे सूरतगढ़ है, चांदन है, वहां से हमने ये नंदी और साथ में बॉर्डर से भी 1-2 अच्छे नंदी हमने लेकर आए ताकि उसकी ब्लड आपस में मिले नहीं। मेरी जो मुख्य संकल्पना है, हमारी संस्था की जो मुख्य संकल्पना है वो ये है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर साथी के इस नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ में हैं राकेश जी निहाल, जो कि ग्राम मोकलावास में गौ संवर्धन आश्रम के संचालक है। आइए इनसे जानते हैं कि इसकी जो परिकल्पना है वो क्या है जो यहाँ पे कर रहे हैं। तो नमस्कार जी। नमस्ते। तो बताएंगे हमारे दर्शकों। देखिए, जैसे कि सब जानते हैं, मैं एक अंग्रेजी का व्याख्याता रहा और 27 साल पढ़ाने के बाद में, अभी मुझे 27 साल पढ़ाने के बाद मैंने 10 साल, करीबन 9 साल हो गए, मैंने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया। तो लोगों ने कहा भाई आमूचूल परिवर्तन कैसे हुआ? यूं था, 2007 में मेरे ससुर जी को कैंसर हुआ और हम उनको भारत के बड़े से बड़े अस्पतालों में ले गए, जहाँ में कहा गया कि आप व्यर्थ में घूम रहे हैं, अब ये कुछ दिन के मेहमान हैं, जिन भी रिश्तेदारों को बुलाना है बुला लीजिए और अब इनका समय नज़दीक है। तभी हमें पता चला, हमारे एक अंकल थे चंचलमल जी चौरडिया, उन्होंने बताया कि गुजरात में वलसाड नाम की जगह पर एक कैंप चल रहा है जो गोबर गौमूत्र के या पंचगव्य के माध्यम से कैंसर की चिकित्सा करते हैं। अच्छा। तो हमको क्या होता है, डूबते को तिनके का सहारा, हम उनको लेकर वहाँ गए और वहाँ पर एक ओशो का आश्रम था जहाँ 10 दिन का वो कैंप था, लेकिन 5 दिन बाद उन्होंने कहा कि हमारे महाराज जी का जन्मदिन है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा। 5 दिन बाद ही उन्होंने हमको वहाँ से रवाना किया। तो हमको लगा भी अच्छा सहारा मिला था, पर उन्होंने हमको बताया कि ऐसे गौमूत्र लेना है, ऐसे गोबर लेना है, ऐसे ऐसे इनको पिलाना है। आप मानेंगे 40 दिन तक हमने उनको उस तरह का बताया हुआ, वो सारा हमने पंचगव्य का पान उनको कराया और 40 दिन बाद आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो मोटरसाइकिल पे बिठाकर मेरी सासू माँ को घुमा रहे थे और वहां से मेरा दिमाग पलटा कि ये क्या हो गया, पंचगव्य में इतनी ताकत होती है, पंचगव्य में इतने गुण हैं। तो वहाँ जब मैं जोधपुर आया, और मतलब जोधपुर हम पहले ही आ गए थे, वो सारा उनका जब हमने उनकी जो चिकित्सा की उसके माध्यम से, तो मैं रास्ते में देखता था कि जहाँ देखो बिजली के खंभे के नीचे गाय या सांड या बछड़े बछड़ियाँ गंदगी खा रहे हैं, उसमें अपना भोजन ढूंढ रहे हैं। तो अगर गाय का गोबर गौमूत्र दूध इतना चमत्कारिक है तो गाय ऐसे दर दर की ठोकरें क्यों खा रही है और गौशालाओं में नारकीय जीवन क्यों जी रही है? तो एक विचार आया कि जब गोबर गौमूत्र गुणकारी, तो इसका गुण वास्तव में समाज के सामने रखना चाहिए। अच्छा। मेरे 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज देश का पहला पंचगव्य चिकित्सा कोर्स हमने यहाँ पर सरकार से पास कराया। अच्छा। और हमारी गौशाला, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मुझे पता नहीं, देश की पहली गौशाला है जिसको आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का रिकॉग्नाइज सेंटर बना दिया गया है कि जो पंचगव्य पढ़ाएगा। इससे पहले कोई भी सरकारी कोर्स पंचगव्य पर नहीं चलता। थोड़ा सा ये मान्यता प्राप्त नहीं था, आपका कहने का मतलब था आपने? हाँ, सरकारी मान्यता नहीं थी इस कोर्स को, प्राइवेट लेवल पर कई लोग चला रहे थे। इस यात्रा में ऐसा रहा कि जब मेरे ससुर जी ठीक हुए तो मुझे ये संज्ञान में आया कि हमें क्यों ना एक गाय पर काम करना चाहिए। तो मालूम चला भी गाय की ये जो दुर्दशा है क्यों हो रही है, इसका कारण मैंने ढूंढने का प्रयास किया। जब इसका कारण ढूंढा तो पता चला कि गाय की नस्ल खराब हो गई है। हमारे गांव में ऐसी व्यवस्था होती थी कि बेटी के साथ में एक नंदी दिया करते थे, तो वो नंदी क्या है कि उस गांव में जाता था और वापस कभी उसमें नहीं आता था, यानी नंदियों का आदान प्रदान, उसको सूरज का नंदी बोलते हैं। ऐसा नंदी की देने की व्यवस्था हमारे यहाँ पर समाज में हुआ करती थी। तो मैंने क्या किया, जो हमारी प्राचीन गायें थी, यानी जो उनकी हम कह सकते हैं क्षेत्र विशेष की जो गायें थी, उनको ऐसा माना जाता है कि अपनी क्षेत्र की गायों का ही पालन करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि ये अच्छी गाय है, जैसे कोई गिर ला रहा है, कोई साहिवाल ला रहा है, कोई रेड सिंधी ला रहा है। ऐसा मेरे गुरुजी थे या मेरे विद्वान जिनको कहिए, जिनसे मेरा जुड़ा हुआ, उनसे उन्होंने मुझे समझाया कि अपनी क्षेत्र की गाय पर ही कार्य करना चाहिए। और सौभाग्य से धरती की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, हालांकि गायें सब सर्वश्रेष्ठ होती है, पर मरुस्थल के अंदर बहुत ही कम खाना खाकर, इतनी भयंकर गर्मी सहकर और जैसे तैसे अपना गुजारा करने वाली, बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज सर्दी और पानी का भाव झेलती हुई जो गाय होती है थर पार कर, वैसी गाय धरती पर नहीं है उस पर। और
धरती की सर्वश्रेष्ठ सुंदरतम गाय, यानी कि सब इसको कहते हैं श्वेत सुंदरी, ऐसा माना जाता है उसके लिए। तो उसकी नस्ल सुधार का काम मैंने मेरे हाथ में लिया और हमने कुछ पुरानी गायें ढूंढी, उन गायों की जिनकी नस्ल कहीं कहीं अभी बची हुई थी। बाद में तो आपने देखा जर्सी एचएफ का मिक्स हो गया और या नस्लें किसी न किसी कारण से बिगड़ गई, इन ब्रीडिंग के कारण भी। तो हमने उन गायों को अपने आश्रम में लाए और फिर हमने कुछ अच्छे नंदी, जैसे सूरतगढ़ है, चांदन है, वहाँ से हमने ये नंदी और साथ में बॉर्डर से भी 1-2 अच्छे नंदी हमने लेकर आए ताकि उसकी ब्लड आपस में मिले नहीं, और उस पर कार्य करना शुरू किया। अब हमें चाहिए थी जगह कार्य करने के लिए, तो ग्राम मोकलावास के निवासियों ने हम लोग जगह ढूंढ रहे थे और यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण ग्रामवासी चाह रहे थे कि कोई एक व्यक्ति आकर हमारी इस भूमि पर कार्य करे। अच्छा। हम सब पूरे संपूर्ण सहमति के उनके साथ में हैं। तो हमने गांव से यहाँ पर प्रस्ताव लिया, उसके बाद पंचायत से प्रस्ताव लिया, पंचायत समिति से प्रस्ताव लिया, सरकार के पास अभी हमारे जो इस भूमि हस्तांतरण के कागजात है वो भी वहाँ पर लंबित है। उसके बाद में ये जो जगह हमको ग्राम मोकलावास के निवासियों के आशीर्वाद से मिली और ये बड़ी भूमि, इसके अंदर गोचर है और साथ में पड़त भूमि है, जहाँ पर उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी कि हम यहाँ पर एक गौ संवर्धन आश्रम का निर्माण करें, साथ ही साथ में चारागाह विकसित करें, यहाँ भूमिगत जल स्तर के लिए कार्य करें और वृक्षारोपण पर कार्य करें और गाय को लेकर जो जो अनुसंधान हो सकता है वो हम करें। तो ग्राम मोकलावास के निवासियों का आशीर्वाद लेकर हमने कार्य शुरू किया। हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पानी नहीं था, यहाँ और रेगिस्तान था चारों तरफ, तो गाय खाएगी क्या। भूमि यहाँ पर हजारों बीघा भूमि जो है गोचर पड़ी और वन विभाग की भूमि है, जिसमें गाय निशुल्क वर्षा ऋतु में चर के आ सकती है। अगर वहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज जो हमने पूरा चारागाह खड़ा किया है, ये खड़ा करने के लिए पहले पानी की आवश्यकता थी। तो हमारे यहाँ पर ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इसको भूरिया बाकर कहते हैं, मैं तो इसको गोवर्धन पर्वत कहता हूँ, क्योंकि आसपास के कई गांवों की गायों का पोषण ये पर्वत करता है। साल के 4 से 5 महीने, कई बार 6-6, 7-7, 8-8 महीने तक गायों को अपने घर में खाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये पहाड़ उनको पालता है, इतना चारा यहाँ पर होता है। 127 झरने हैं, वो सारे 127 झरने हमने बांधे। यहाँ पर हमारा जो पहला अचीवमेंट जिसको कहे वो ये था, यहाँ पर 410 फीट पानी था आज से 15 वर्ष पूर्व। आज यहाँ पर भूमिगत जल स्तर, अच्छा, और आज जो है 120 फीट पर पानी यहाँ है। यानी ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मेरे को यहाँ स्टोरी बहुत लोग कवर करने आए, लेकिन इस मुख्य विषय को पहले मैं रखना चाहता हूँ कि लोग कहते थे यहाँ पानी नहीं था, आपकी गौशाला ने यहाँ पानी पैदा किया। तो आज 120 फुट पे पानी, यानी 290 फीट पानी का जल स्तर हमने आज ऊंचा लिया है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं हजारों वृक्ष, ये पूरी एक वीरान धरती पड़ी थी, उसके ऊपर आज हजारों वृक्ष यहाँ पर खड़े हैं और एक अच्छा जंगल आपको देखने को मिल रहा है। सघन वन की पट्टी यहाँ खड़ी होती जा रही है। और तीसरा, हमने देखा कि जब जल हो गया, जल से पहले पेड़ नहीं लगाने चाहिए, जल के बाद पेड़ लगाने चाहिए, और उसके साथ साथ में वहाँ के जो पेड़ होते हैं उस क्षेत्र को नमी प्रदान करते हैं। तो यहाँ की मूल घासें क्या है, जब हमने इसकी तारबंदी करी तो हमने देखा है कौन कौन सी घासें, अन्यथा तो बकरियाँ खा जाती थी। तो मूल घासों के साथ साथ में यहाँ पर भुरटिया बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर हमने जैसलमेर की सेवण और धामण जैसी घासों के बीज यहाँ पर लाकर इनको यहाँ पर रोपे हमने, और आज देखें सेवण और धामण का भी चारागाह यहाँ खड़ा है। तीसरा जो मुख्य काम था हमारा, जल संरक्षण के बाद में, वृक्षारोपण के बाद में, यानी जंगल विकास के बाद हमने चारागाह विकास किया, जिससे कि आसपास के सैकड़ों गांव में हमने एक संदेश दिया कि आपके भी गांव में जो गोचर भूमि पड़ी है, अच्छा, उसको इस तरह के चारागाहों में परिवर्तित करेंगे तो किसानों को गाय पालने में बड़ी सुगमता होगी, उनको गाय पालना निःशुल्क या ऐसा हो जाएगा कि उनको संबल मिलेगा और कुछ महीनों तक गाय निःशुल्क चरकर आ सकती है। और अगर अच्छे से उसको बांटा जाए और अच्छे से उसकी तारबंदी करें तो वर्ष भर तक गाय, क्योंकि भूमि बहुत बड़ी है, गाय चाहे तो भी चारागाह को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन एक बार हमें तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा जो मुख्य कार्य था वो था थरपारकर नस्ल के नंदी तैयार करना। मेरी जो मुख्य संकल्पना है, हमारी संस्था की जो मुख्य संकल्पना है वो ये है कि 30 लीटर दूध देने वाली गाय का नंदी इस देश को समर्पित करना। पहले 30 लीटर वाली गाय, आज हम 23.25 लीटर तक पहुंच चुके हैं। 30 लीटर की गाय जब तैयार होगी और उसका नंदी किसी भी 1 लीटर दूध देने वाली गाय का भी गर्भाधान करेगा तो उसकी बछड़ी शर्तिया 10 से 15 लीटर दूध देगी। या तो किसान गौशाला से उन गायों को मांग कर या खरीद कर ले जाएंगे, या वो गौशाला की समृद्धि का आधार बनेगी दूध के आधार पर। नंबर 1, तो गाय की जो पीढ़ी आज गौशालाओं में खड़ी है, मेरा स्वप्न है कि आने वाले 4 से 5 सालों के बाद में कोई भी गाय गौशाला में नहीं खड़ी हो, उनके जो बछड़ियां हैं वो इस तरह का दूध दे और उनके नंदी
इतने अच्छे हों कि लोग हाथ जोड़कर उनको अपने यहाँ पर लेकर जाए, अपने गाँव में लेकर जाए, उनसे संवर्धन करें। और उनसे आज जो हमारी दूध की समस्या है, बच्चे दूध की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, नकली दूध पीने को जो मजबूर है, पाउडर वाला हाँ, उससे उनको निजात मिले। इसके बाद में हमने मुख्य कार्य किया। लोगों ने मुझे कहा कि आप तो केवल नस्ल की गाय रखोगे, बाकी गाय तो आप मार दोगे। तो फिर मैंने कहा कि गाय के गोबर गौमूत्र पे काम करना चाहिए। हमने कई प्रकार की मशीनों का निर्माण किया, जैसे गोबर से ईंटें कैसे बनाएं, जैसे गोबर से दंत मंजन कैसे बनाएं, या गोबर से कंडे कैसे बनाएं, या गोबर से दिए कैसे बनाएं, या गोबर से समरानी कप कैसे बनाएं, या गोबर से लौक कैसे बनाएं, या गोबर की राख को कैसे छाने। ऐसे बहुत तरह की मशीनें हमने यहाँ धीरे धीरे विकसित करके ग्रामवासियों को बताया कि केवल दूध आधारित गाय नहीं होती है। गौ तत्व जो मिला है, या गाय जो हमें ईश्वर से आशीर्वाद के रूप में मिली है, वो भूमि को पोषित करने के लिए मिली है। अच्छा, अभी मेरे एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस तरह के समृद्ध चारागाहों में जब गाय चरेगी तो गाय को संपूर्ण पोषक तत्व मिलेंगे, तो गाय सुपोषित होगी। गाय जब सुपोषित होगी तो अच्छा गोबर भूमि को देगी, तो भूमि सुपोषित होगी। अच्छा चारा जब वहां से वापस खड़ा होगा तो गाय वापस उस चारे को खाएगी, अच्छा गोबर वापस भूमि को देगी। ये जब चक्र अगर कई बार चला तो भूमि पूरी तरह से सुपोषित, गाय पूरी तरह से सुपोषित। गाय जो है हमें दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, लस्सी आदि देती है। भूमि हमें अनाज, फल, सब्जी, चारा और जड़ी बूटियां आदि देती है। ये दोनों जब पूरी तरह से सुपोषित होंगे, जब मनुष्य इनसे प्राप्त चीज़ों को ग्रहण करेगा तो पूरी तरह से वो भी सुपोषित हो जाएगा। और गाय के गोबर और घी से जब हम हवन करेंगे तो ब्रह्मांड का कण कण सुपोषित होगा। ऐसे छोटे छोटे करोड़ों अरबों खरबों जीवाणु हैं, छोटे छोटे, जो हमारे समृद्धि के लिए कार्य करते हैं। हवन के माध्यम से उनको सबको सुपोषण मिलता है। और जब ये तीनों चारों सुपोषित होते हैं तो आज जो विश्व भर में हम देख रहे हैं बीमारियों का प्रकोप जो बढ़ता जा रहा है, विश्व की सभी बड़ी से बड़ी बीमारियों का निराकरण हम गाय और धरती माता के आशीर्वाद से प्राप्त कर सकेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये था कि किसान, हमने आपको बताया कि गोबर गौमूत्र से क्या क्या चीज़ें बनती है। हम अभी जैसे गुजरात जाते हैं, अच्छा, तो एक तो मैंने बताया कि गोबर गौमूत्र के माध्यम से भूमि सुपोषित और पूरा ब्रह्मांड सुपोषित। उसके बाद में हमने ये कार्य किया कि गोबर से घरेलू चीज़ें कैसे बनती है। तो अभी जैसे गोबर से मालाएं बनती है, गोबर से दंत मंजन बनता है, अभी हम गोबर से साबुन बना रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से धरती माता और गौ माता द्वारा दिए गए उत्पादों से हम कहते हैं इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ साबुन हम मानव जाति को दे रहे हैं। उसका नाम हमने अंगराग रखा है। तो इस तरह के घरेलू उत्पाद, उसके बाद में कृषि में उपयोग होने वाले उत्पाद, उसके बाद में दूध के माध्यम से तरह तरह की औषधियाँ बनना, गौमूत्र के माध्यम से तरह तरह की औषधियाँ बनना, ये सारा प्रोजेक्ट हम लोग समाज के सामने रख रहे हैं। हर महीने 2 दिन का यहाँ पर किसानों का निःशुल्क प्रशिक्षण हम करते हैं। उसमें जो संस्थाएं आती है सिखाने के लिए, या जो लोग आते हैं उनके लिए 100 रुपये वो चार्ज करते हैं, ताकि उनके भोजन की व्यवस्था हो। और जो हमारे प्रशिक्षक आए हैं उनको अगर कुछ उनका आने जाने का देना है तो वो सारा दिया जाता है। तो कई मशीनों का निर्माण करके हमने वो किया। उसके बाद हमने यहाँ एक प्राकृतिक खेती का मॉडल खड़ा किया, जिसमें किसान ये मानता नहीं था कि यूरिया डीएपी के बिना भी इस तरह के समृद्ध खेती की जा सकती है। तो उनके लिए हमने एक मॉडल खड़ा किया, क्योंकि उसको दिखाएंगे नहीं तो मानेगा नहीं, कि जब हम ये पूरा एक हॉस्पिटल टाइप यहाँ पर या एक बड़ा सेंटर ऐसा बना रहे हैं तो क्यों ना उनके रहने की व्यवस्था करें। तो अंकल ने आशीर्वाद करके हमारे यहाँ 12 कमरों का निर्माण किया। वो सारे के सारे कमरे गोबर से लिपे हुए हैं, मिट्टी से लिपे हुए हैं। आज जब हम सीमेंट में या टाइलों में या ग्रेनाइट में रहते हैं तो हमारी ऊर्जा को खींचते हैं, लेकिन जब हम गोबर में रहते हैं तो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये जो पूरा आश्रम हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि कोई भी यहाँ पर आए पूर्ण रूप से प्राकृतिक अवस्था में रहे। यहाँ उसका रहना गोबर मिट्टी में, खाना गोबर मिट्टी में बैठकर है, गोबर मिट्टी में बना हुआ चीज़ें उसी के अंदर उसको खाना खाना है। और यहाँ पर जो हमारी ये प्राकृतिक झरनों का पानी है इसको पीना है, यानी पार्लर पानी पीते हम। वो पार्लर पानी पीने से भी आप जैसे पहाड़ों के अंदर, एक और गजब की बात बताता हूँ जो मैं आपको साबुन का कह रहा था, ये अरना झरना का यहाँ तीर्थ स्थल हमारे पास में आशीर्वाद के रूप में, जहाँ माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी। इसके पानी के झरनों के बारे में ऐसा कहा जाता है, लोग इसलिए नहाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ हो जाए तो वो भी मिट जाता है। कुछ सैकड़ों साल पहले एक कोई राजा यहाँ आए थे, कई तीर्थों में उन्होंने स्नान किया लेकिन उनका कोढ़ ठीक नहीं हुआ। यहाँ आकर नहाने से उनका कोढ़ ठीक हो गया। तब से मान्यता है लगभग 15 लाख लोग, अभी जो कार्तिक की पूर्णिमा आएगी उसमें 15 लाख लोग आकर यहाँ पे स्नान करेंगे। तो मुझे लगा कि इस पहाड़ में कुछ चमत्कार है। इसकी मिट्टी को हम नीचे लाए और हमने देखा इसमें गजब के तत्व हैं। तो जब ये चमड़ी की समस्याओं का समाधान करना है तो अगर इसका साबुन बना दिया जाए
तो इसको लाकर हमने इसमें गोबर का रस, गौमूत्र और जैसे पहाड़ पर कैक्टस होता है वो, और हमारे यहाँ पर जैसे ये जो नागर मोता होता है, बावची होती है, इस तरह की कई जड़ी बूटियाँ, राख होती है, छाछ होता है, दूध होता है, ये सारी चीज़ें हम लगभग 26 से 27 चीज़ें उस साबुन में मिलाते हैं और हम इसे सृष्टि और ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ साबुन कहते हैं। बहुत सालों से बहुत सारी चमड़ी की समस्याओं से, त्वचा की समस्याओं से जो जूझ रहे होते हैं, यहाँ की मिट्टी से नहाते ही उन समस्याओं से उनको निदान हो जाता है। तो एक संपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, यानी उस मिट्टी को अगर आप लगा लें तो जो किडनी की समस्याएं हैं, लीवर की समस्याएं हैं, गुदा की समस्याएं हैं, पाइल्स की समस्याएं हैं, भगंदर की समस्याएं हैं, फिशर की समस्याएं, केवल उस मिट्टी को लगाकर हम ठीक कर रहे हैं। आपको अचंभा होगा जानकर। तो इस तरह से एक मानव जाति के सर्व कल्याण के लिए एक आदर्श गौशाला कैसी हो, एक चिकित्सालय कैसा होना चाहिए, मरीज को आने के बाद किस तरह की प्राकृतिक अवस्थाएं मिलनी चाहिए। अभी हमारा एम्स के साथ भी हम लोग शीघ्र एक MOU साइन करने जा रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है कि जिन पेशेंट्स का ऑपरेशन हो गया है उनकी फास्ट रिकवरी कैसे हो। जैसे उनकी नाभि चिकित्सा हम करते हैं, उनके शरीर का संतुलन हम करते हैं, स्वर चिकित्सा हम करते हैं। तो मैंने बताया 33 से 40 विद्याएं अंकल ने हमको सिखाई है। हम डोरी चिकित्सा करते हैं, हम मुद्रा चिकित्साएं करते हैं। यहाँ पर वो सारी चिकित्साएं आप चाहेंगे तो एक अलग से उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो मरीज की जितनी भी समस्याएं हैं उसको प्राकृतिक अवस्था में रहकर और हमारी भारतीय प्राचीन पद्धतियों के माध्यम से उसे कैसे ठीक किया जाए, ये सारा प्रयास भी हमारा है। तो भारत का घर से दूर एक अपना घर जो होटल में लोग कहते हैं, वो यहाँ आए और सभी प्रकार की शारीरिक समस्याएं, त्वचा की समस्याएं और उनकी आर्थिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, आर्थिक समस्या मतलब रोजगार भी हम जैसे यहाँ प्रदान कर रहे हैं। एक बड़ा काम यहाँ पर हुआ कि जब हमारे साबुन बिकने लगे, हमारा गौमूत्र बिकने लगा या हमारा दंत मंजन बिकने लगा, तो हमारी ग्रामीण महिलाओं की समृद्धि का आधार बना। आज यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं सुबह से शाम तक आती है, अपनी सेवाएं देती है। हमारे यहाँ पर क्या है, 2 से 3 महीने खेती होती है और फिर पानी नहीं होने के कारण 9 महीने तक हमारा गांव लगभग बेरोजगार रहते हैं। और जो जाते हैं माइंस में जाते हैं तो वहां पर सिलिकोसिस नाम की बीमारी लेकर जाते हैं। तो महिलाएं खानियों में जाकर कैसे काम करेगी खान में। तो आज उन ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का बहुत बड़ा संबल हमारा आश्रम प्रदान कर रहा है और बहुत अन्य समस्याओं का भी समाधान। रोजगार तो हम कर रहे हैं, उसके साथ बहुत सारी समस्याएं। मेरा मानना है कि मानव जाति के मानव कल्याण के लिए जो जो कार्य कर सकते हैं वो हम सारे यहाँ से करें। और भी विषय जैसे जैसे लोग आते हैं, जैसे हमने वृद्धों के लिए भी सोचा है कि आज जिन वृद्धों के बच्चे उनको नहीं रख रहे हैं, वो धीरे धीरे वो भी हमारे आश्रम में आ सकते हैं। उनको एक घर मिल सकता है, गायों को संभालने वाले मिल सकते हैं, गायों को माता पिता या उनको माता पिता मिल जाए, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाए, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा परिवार मिले। ऐसी बहुत सारी और भी हमारी योजनाएं यहाँ पर है, भविष्य में हम उनको और भी आपके सामने रखेंगे। तो समाज की समृद्धि का एक केंद्र, इसमें हमारे सारे सदस्यों का बहुत बहुत आशीर्वाद। आसपास के सैकड़ों गाँव ने हमारा खूब आशीर्वाद किया, चंदे से, डोनेशन से, और खास करके जोधपुर के जो शहरवासी हैं उन्होंने, और ना सिर्फ जोधपुर के, वरना हमारे यहाँ पर जैसे इप्का लैब के प्रेम गोदा जी आए, उनका बहुत सहयोग, हमारे यहाँ पर सिग्मा मिनरल्स है उनका सहयोग, और जैसे अभी हमने कहा कि अनिल बंग जी, रितु बंग जी, उनकी बेटी कृषा या उनका परिवार, और ऐसे बहुत सारे परिवार में नाम लूँ तो अभी बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। उन सबका जो सहयोग हमें मिला उसके माध्यम से देखिए आर्थिक स्थिति का बहुत आवश्यकता होती है। हमारे योगेश बिड़ला जी, उन्होंने भी हमको यहाँ पर CSR का फंड उपलब्ध कराया। हमारे सुरेश जी राठी भाई साहब है, वो भी हमको समय समय पर सहयोग प्रदान करते हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनका स्नेह हमें मिलता रहता है, और उनके नाम लूँ, मैंने कहा लिस्ट लंबी हो जाएगी। हमें सिर्फ कहना पड़ता है कि भाई साहब ये चीज़ नहीं है, तो तुरंत उसकी पूर्ति यहाँ कर दी जाती है। तो सबके सहयोग से, हमारे सभी संस्थाओं के, हमारी जो संस्था के सभी सदस्यों के सहयोग, आसपास के जो सैकड़ों गांव हैं इनका सहयोग, जोधपुर शहर के वासी और साथ साथ में देश के बहुत सारे जो भामाशाह दानदाता हैं, उन सबके सहयोग से पूरा आश्रम आज खड़ा हो रहा है। अभी एक माता जी अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रही है। चारागाह का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, और भी कमरे अभी हम लोगों को कहा है, क्योंकि अब बहुत लोग आकर यहाँ रहना चाहते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ भी लेना चाहते हैं और जीवन के कुछ पल सुकून से बिताना चाहते हैं। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि और भी लोग आगे आएँ, और समय समय पर अगर कमरों का निर्माण होता जाए तो बहुत लोग इसमें लाभ। भविष्य में हमारे यहाँ पर गुरुकुल खोलने का भी विचार है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप शिक्षक थे, अब आप क्या करोगे, अब तो आप गोपालक बन गए। तो अभी आप देखिए, मैं शिक्षण का ही कार्य कर रहा हूँ। देश भर से आने वाले बच्चों को हम पढ़ाते हैं। हमारा जो कोर्स है पंचगव्य का, उसमें जैसे 30 स्टूडेंट का बैच है, तो आएंगे तो हम पढ़ाएंगे ही उनको। तो पढ़ाने का कार्य भी यहाँ करेंगे। देश के बड़े BMS, BNYS डॉक्टर और पंचगव्य के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जैसे गोपाल जी सुत्रिया है,
जैसे उत्तम जी महेश्वरी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका सानिध्य हमें मिलता रहेगा यहाँ पर। हमारे मित्र हैं गदाधर जी, तो उन सब के सहयोग और आशीर्वाद से हम मिलकर यहाँ पर इस कोर्स को बहुत अच्छे से चला सकेंगे। और राष्ट्र के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट खड़े हों, मॉडल प्रोजेक्ट खड़े हों, अन्य अन्य गाँव में अन्य अन्य गोपालक जो बहुत सारे लोग गाय पाल रहे हैं, वो सब भी इस मॉडल को अपना आधार बनाकर यहाँ जैसे आप लोग आए हैं जानने के लिए, इस तरह बहुत सारे लोग आते रहते हैं सीखने के लिए। तो मेरा शिक्षण कार्य तो सुबह से शाम तक चलता रहता है। आप देखते हैं जब लोग आते हैं तो उस विषय को सारा समझाना, इनकी महत्ता समाज के सामने रखना, ये भी शिक्षण का कार्य होता है। तो साथी जो आपका चैनल है उसका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन कि हमारी बात को आप पूरे देश के सामने, मैं तो चाहता हूँ ईश्वर ऐसी कृपा करे कि आपके अन्य भी देशों में लोग इसको देखें। आप सबके माध्यम से ये बातें देश के सामने रखने का जो अवसर मिलता है उसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार अभिनंदन। हम चाहते हैं कि आपका चैनल खूब फूले फले और आपके माध्यम से देश के हर व्यक्ति तक हमारी बात पहुँचे, लोग इससे प्रेरणा लें और आपसे भी प्रेरणा लें